है 50 तक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मैं इसकी बताता हूँ एडजस्टमेंट्स। ये बेसिक प्रोसीजर था इक्विटी मेथड का। क्या ए का कॉलम अदर रिजर्व में भी, रिटेन अर्निंग में भी, जैसे एस का बनाते हैं, ईयर एंड की फिगर्स माइनस प्री, यानी जिस दिन ए को खरीदा था उसके बाद इसमें हमारा हिस्सा, इसमें हमारा हिस्सा, अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में भी ऐड और इन्वेस्टमेंट में भी ऐड। ये है बेसिक इक्विटी मेथड। एस अपनी जगह वैसे ही है, यानी अगर सबसे कंसोलिडेशन का सवाल है तो है वो मेनली एस का सवाल। ए भी साथ होगा, तो ए का बिल्कुल बेसिक क्या काम है, अदर रिजर्व में ए का हिस्सा, रिटेन अर्निंग में ए का हिस्सा, अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में ऐड और यहां ऐड। अब इसकी कराता हूं एडजस्टमेंट्स। सेट 3 पे आए, चैप्टर में सेट 3, पेज नंबर बनेगा 24, 12.1.24, 12.1.24। अच्छा, ये IS 28 है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये IS 28 है। इसमें IS की तरफ से एक बात है, वो मैंने आधी लाइन में लिखी है, इसलिए भी बता देता हूं। अगर ये लॉस आ गया, यानी नेगेटिव फिगर आ गई, तो कोई बात नहीं, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। लेकिन अगर ए में हमारा इन्वेस्ट करना इतना को मलूम साबित हुआ कि वो लॉसेस में ही जाया जा रहा है, इतने लॉसेस में चला गया कि इन लॉसेस का 25% 25,000 आ गया, लॉसेस 25,000 आ गया नेगेटिव हमारा हिस्सा, तो इन्वेस्टमेंट इन ए की फिगर ये क्या बन जाएगी, तो माइनस में चली जाएगी, ये माइनस में चली जाएगी ना। तो आईएस कह रहा है नहीं ना, इतना ना करें, बस जीरो कर दें, ज्यादा ना करें, यानी सिर्फ उतने लॉसेस का हिस्सा यहां और यहां शामिल करें कि ये जीरो हो जाए, नेगेटिव में ना लेके जाए। तो पेज 24 तक पहुंचे। ये शुरू में जो 2 लाइनें हैं और जो नंबर 1 लिखा हुआ है, ये आपको मैंने बता दिया, और नंबर 1 के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ये जो लॉसेस वाली बात मैंने बताई है। तो ये जो आपको बेसिक प्रोसीजर बताया, ये नंबर 1 और उसके नीचे लिखा हुआ नोट है। जी अच्छा, इनमें से आप नंबर 3 पढ़ लें, नंबर 3। हाँ जी, यानी ए के साथ अगर डेटर क्रेडिटर है तो एलिमिनेट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे। तो जब कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे तो फिर इंटरकंपनी किस बात का, तो ए के साथ इंटरकंपनी बैलेंस एलिमिनेट नहीं करना है। अच्छा जी, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन चूंकि आईएस में है तो मैंने लिख दिया। नंबर 8 पढ़ लें, नंबर 8। हाँ जी, ओके। अच्छा, अब आप पढ़ लें, कोई नहीं, समझाता हूं। इन्वेस्टमेंट इन ए हमारा एसेट है और इसमें इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है। हमारी इन्वेस्टमेंट है ये, तो इसका इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है। अगर इसके हिस्से में इंपेयरमेंट आ गई और गिवन ही होगा आपको, तो अगर इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो क्या ट्रीटमेंट करें, बैलेंस शीट का सवाल है। यानी अगर सवाल में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इन ए इज इंपेयर्ड बाय 2,000 रुपए, तो क्या करें, इन्वेस्टमेंट को 2,000 माइनस कर लें, एसेट इंपेयर्ड हो गया, और एसएफपी है दूसरा फैक्ट, यहां से माइनस कर लें, पी वाले कॉलम से माइनस कर लें, 2,000 का एक्सपेंस यहां से माइनस, वहां से माइनस। नंबर 2, नंबर 2। अच्छा, ये जो इंपेयरमेंट लॉस है ना, ये IS 36 वाला नहीं है,
ये क्योंकि IAS 36 तो वो पीपी और उन पे लगता है, ये वो वाला नहीं है। इसी तरह ये IFRS 9 वाला भी नहीं है, क्योंकि IFRS 9 वाला इंपेयरमेंट लॉस किस पे लगता है? वो बहुत पुरानी बात होगी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो ये वो वाला भी नहीं है। ये IAS 28 का ही खास है। यानी IAS 20, ये मैं सब एसोसिएट जो पढ़ा रहा हूँ ना, IAS 28 के ही अंदर हुक्म है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को आप कुछ साल देखें, अगर तो एसोसिएट के हालात खराब हो रहे हैं तो आप इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग यानी इसकी रिकवरेबल अमाउंट जो IAS 36 वाली नहीं है, अब वो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगी? वो कोई फ्यूचर कैश फ्लोज भी नहीं है, वो इसकी मार्केट वैल्यू के साथ लिंक हो सकता है कि अगर मार्केट में शेयर की वैल्यू गिर रही है उससे लिंक हो सकता है। तो ये इंपेयरमेंट IAS 36 वाली नहीं है। इसकी कैलकुलेशन वो IAS 36 की गाइडेंस यानी एसोसिएट के फ्यूचर कैश फ्लोज, उनकी पीवी, क्योंकि एसोसिएट एक बिजनेस है, उस बिजनेस के फ्यूचर कैश फ्लोज, उनकी पीवी, उसको वैल्यू यूज मान के इंपेयरमेंट हो सकती है। एग्जाम में आपको ये गिवन होगा। वही उसके एसोसिएट एज अ कंपनी, उसके फ्यूचर कैश फ्लोज, उनकी पीवी, उनके ऊपर 25% पूरी कंपनी के। जैसे BFD नहीं पढ़ी आपने, बिजनेस वैल्यूएशन में एक बिजनेस के कैश फ्लोज लेते हैं। IAS 36 में तो हम एक एसेट के कैश फ्लो ले लेते हैं ना, अब हम पूरे एसोसिएट के बिजनेस कैश फ्लोज देखेंगे, उनकी फिर पीवी वैल्यू यूज। और तो आपको सवाल में ये गिवन होगा इंपेयरमेंट लॉस, तो इंपेयरमेंट लॉस पेरेंट की रिटेन अर्निंग वाले कॉलम से लेस और बेशक इसी के नीचे लेस। एक मेमोरी में पिक्चर ही रखनी है ना, तो यहां से लेस और करना तो पी के कॉलम से लेस है, वो तो ऊपर भी हो सकता है, लेकिन एसोसिएट की चीजें अलग याद रखने के लिए आप मेमोरी के अंदर पिक्चर ये डालें, है पी के कॉलम से लेस, लेकिन एक ही चीजें एक जगह याद करेंगे ना तो अक्सर फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। तो यहां आपको ये याद रखना आसान है, मैंने बुक में फॉर्मेट बना के भी ना इसको यहीं छापा हुआ। होना तो पी में से लेस है, ऊपर भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पर एसोसिएट की 4-5 तो चीजें हैं, तो वो यहीं पर पूरा ब्लॉक याद कर लेंगे तो फोटोग्राफिक मेमोरी में आ जाएगा। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 इंपेयरमेंट, यहां से लेस और यहां से लेस, ठीक है, ओके। ये जो काम आप बता रहा हूं ना, ये IAS में तो है, लेकिन ICAP के सवालों में ना इसका डाटा नहीं होता, शायद ही किसी सवाल में हम निकाल पाए, डाटा दिया नहीं होता सवालों के अंदर, लेकिन बहरहाल IAS की चीज है। इस सवाल में ये जो गुडविल हम S की निकालते हैं, अगर प्रोपोर्शनेट शेयर हो, प्रोपोर्शनेट, तो इस फिगर पे 20% लगा के यहां लिख देते, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हो सकता था कि 15,200 यहां ना लिखें, प्रोपोर्शनेट शेयर हो तो 64,000 में से क्या माइनस करते हैं, 70,000 का 80%। यही सलूक एसोसिएट के साथ करता हूं मैं। हमने एसोसिएट में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? 16,500। उस वक्त ए की इक्विटी कितनी थी? 30,000 कैपिटल था, प्रीमियम 3,000 था शायद सवाल में, अदर रिजर्व्स 8,000 थे, और रिटेन्ड अर्निंग्स 19,000 थी। कितना बना? 60। 16,500 में से 60 माइनस कर दूं? नहीं, कितने परसेंट हमने खरीदा? तो इसका 25% लगाएं, 15,000। ये हम कोई गुडविल प्रेजेंट नहीं करने लगे, सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं कि हमने एसोसिएट को उस वक्त खरीदते हुए 1,500 रुपए ज्यादा दिए थे, तो ये यकीनन गुडविल के लिए दिए होंगे। अब इस 1,500 को हम अलग से गुडविल नहीं दिखाने लगे, हैं गुडविल के, लेकिन अलग से नहीं दिखा रहे। क्यों अलग से नहीं दिखा रहे? एक वजह कि हम कंसोलिडेट नहीं कर रहे। कंसोलिडेट करते तो क्या होता, इन्वेस्टमेंट की फिगर गायब होके एसेट्स लायबिलिटीज आती और इन्वेस्टमेंट में चूंकि गुडविल एसेट निखर आता। एक तो ये कॉन्सेप्चुअल वजह है। न्यूमेरिकल वजह क्या है इस 1,500 को यहां शो ना करने की? हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो वहां पर 23,750 लिखा हुआ है, उसके अंदर ये 16,500 शामिल है ना। 16,500 में 1,500 है या इसके अलावा 1,500 है, इसके अंदर शामिल है। तो जब हम इसका आंसर एसओएफपी में दिखा ही रहे हैं
तो फिर 1500 अलग करके दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर शामिल है। तो हम एसोसिएट की गुडविल निकालेंगे, और सवाल में डाटा मोस्टली नहीं होता, तो आप सवाल में एसोसिएट की गुडविल नहीं निकाल पाएंगे। कुछ सवालों में था तो मैंने वर्किंग में शायद कहीं निकाली होगी। गुडविल की वर्किंग हम करेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो बस ठीक है, हम इस फिगर के अंदर चूंकि 1500 ऑलरेडी शामिल है तो अलग से कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसका 25% आ जाता 17,000, तो फिर गुडविल नेगेटिव आ जाती। यानी हमने एसोसिएट वालों से सस्ते में चीज खरीद ली, उनसे शायद अच्छा मैनेज नहीं हो रहा था, हमने कहा हम भी बोर्ड में बैठेंगे जाके हम अच्छे मशवरे दे देंगे, तो हमने उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उनसे शेयर सस्ते में खरीद लिए। पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फायदा है, तो हम इस फायदे को अपनी इनकम बनाएंगे। यानी हम एसोसिएट के ऊपर गुडविल कैलकुलेट करेंगे, अगर डाटा है पॉजिटिव गुडविल आई तो बस ठीक है छोड़ देंगे, अगर नेगेटिव गुडविल आई तो उसको हम एज एन इनकम अपनी रिटेन अर्निंग में शामिल करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट, हमने खरीदा सस्ते में है, असल में वो अच्छी कंपनी है तभी तो हम खरीद रहे हैं, हम कौन सा तरस खा रहे हैं, हमें कोई फायदा नजर आ रहा है तो खरीद रहे हैं ना। यानी है वो कंपनी सही, उन लोगों से चल नहीं रही तो हम बोर्ड में शामिल हो जाएंगे, हमारे बेशक कंट्रोल नहीं करेंगे लेकिन हमारे मशवरे अच्छे हो सकते हैं, तो हमें फायदा नजर आ रहा है, पोटेंशियल नजर आ रहा है, तभी तो शेयर खरीद रहे हैं, हमको मदद थोड़ी कर रहे हैं उनकी। तो इन्वेस्टमेंट इन ए है नहीं बुरी, हम सस्ते में खरीद रहे हैं, तो हम उसको जब सस्ते में खरीद रहे हैं तो एक तो हम 500 की इनकम बनाएंगे, चूंकि सस्ते में खरीद रहे हैं, चीज बुरी नहीं है, तो ये फिगर थोड़ी आ रही है, क्यों, तो हमने थोड़े पैसे दिए तो हम इसको पूरा कर देंगे और 500 यहां ऐड कर देंगे। तो गुडविल की वर्किंग करेंगे, अगर पॉजिटिव आई तो बस छोड़ देंगे, अगर नेगेटिव आई तो यहां भी ऐड और पी के रिटेन अर्निंग कॉलम में भी ऐड। ये मैंने आपको नंबर पता नहीं कौन सा बता दिया, नंबर 7 बता दिया। जी नेगेटिव गुडविल, ओके। अच्छा जी, अब आप देखिएगा, अगर ये पहला साल होता और इसी साल में कुछ महीने पहले एसोसिएट को खरीदा होता और आपको ये फिगर ना दी होती, तो जैसे सब्सिडी में निकाल रहे थे कि अगर यहां खरीदा था तो इस दिन की रिटेन अर्निंग पता है, इस दिन की पता है, तो महीने एडजस्ट किए थे। यही बात एसोसिएट में भी है कि अगर आपको इस दिन की नहीं पता, ये पता है, तो दरमियान वाले प्रॉफिट के महीने इधर उधर कर लें। तो यही बात मैंने सेम ये नंबर 9 बना के लिखी है, ये बिल्कुल वही है जो ये इनकम स्टेटमेंट देखनी है, नंबर 9 पेज 26 पे नंबर 9, यही सेम बात है जो सब्सिडी में भी सिखाई थी कि अगर सवाल पहले साल का है और कुछ महीने पहले एसोसिएट को खरीदा था तो एक्विजिशन रेट की रिटेन अर्निंग दी है तो ठीक है, इस तरह की दी है तो वो महीने आगे पीछे करने पड़ेंगे।
अच्छा क्या रह गया, 2 3 4 रह गया, 5 और 6। चले 5 समझाता हूं। ये जो गुडविल की वर्किंग कर रहे हैं, ये गुडविल की वर्किंग का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव गुडविल यानी 1500 है वो इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी शामिल है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। नेगेटिव आ रही है तो रिटेन अर्निंग में ऐड और इन्वेस्टमेंट में ऐड। गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है? गुडविल कैलकुलेट वैसे ही करनी है जैसे सब्सिडरी में सीखी थी, यानी एक्विजिशन डेट के ऊपर जिस तरह सब्सिडरी के एसेट्स लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हो सकती थी, ए में भी करेंगे, क्योंकि गुडविल की डेफिनेशन वही है। तो यहां पर ओनली फॉर दिस पर्पस ऑफ वर्किंग हम यहां पर ए की भी हो सकता है कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी पड़ रही हो, जैसे हो सकता है ए की कोई प्लांट मशीनरी की फिगर हो और यहां पर 3000 पॉजिटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डालनी पड़े, तो यहां पर 3000 ऐड करेंगे और इसका दूसरा फैक्ट पीपी में ऐड। कोई दूसरा फैक्ट नहीं, कोई दूसरा फैक्ट नहीं, हम सिर्फ यहां पर एक फिगर कैलकुलेट करके चेक कर रहे हैं। क्या हम एसोसिएट के इक्विटी को कंसोलिडेट कर रहे हैं? तो इस 3000 को सिर्फ इस वर्किंग में दिखा रहे होंगे, इसको कहीं भी शामिल नहीं कर रहे होंगे, कोई दूसरा फैक्ट नहीं है, सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन के लिए यहां प्रेजेंट होगा। हमने जो भी करना है वो इस आंसर का करना है, हमने यहां पर जो प्लस माइनस करना है उसका डबल इफेक्ट नहीं देना। इसका आंसर फाइनली अगर पॉजिटिव आया तो कुछ भी नहीं करना है, नेगेटिव आया तो जो नेगेटिव आया उसको डबल करना है, यानी इस आंसर का हमने डबल इफेक्ट लेना है, इसका नहीं कोई डबल इफेक्ट लेना। तो यहां पर सिर्फ ये गुडविल कैलकुलेशन के अंदर डालना है इसको। इसी तरह अगर ये कोई डेप्रिशिएबल एसेट है तो सब्सिडरी में इसके ऊपर एक्विजिशन के बाद एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लेते थे, वो हम यहां भी लेंगे, लेस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, वो 600 यहां से लेस, और इस 600 का दूसरा फैक्ट कुछ भी नहीं, 600 का दूसरा फैक्ट कुछ भी नहीं। अच्छा 600 कहां से आया? मैंने यहां ही लिखा है, मतलब 600 कैलकुलेट नहीं करके दिखाया, ऐसे ही लिखा है। इस 600 का कोई दूसरा फैक्ट नहीं होगा, जब यहां से लेस होकर ये आंसर निकलेगा उस पे जो 25% लगेगा वो यहां ऐड और यहां ऐड। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगी, कोई दूसरा फैक्ट नहीं होगा, और उस पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी सिर्फ इस शेयर के लिए कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगी, उसका भी कोई दूसरा फैक्ट नहीं होगा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वो भी सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए है, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी सिर्फ इस कॉलम की कैलकुलेशन के लिए है। डबल इफेक्ट किस फिगर का करना है? जो इसके 25% का आंसर आएगा, वो 25% का आंसर यहां ऐड और यहां ऐड। ये मैंने आपको 5A और 5B दोनों बता दी। हाँ जी 5A 5B ओके। चलें URP समझाता हूं। गुड्स P ने S को 8,000 की चीजें 10,000 की बेची, और इनमें से 40% अभी भी स्टॉक में पड़ी हुई है। तो URP कितना बना? 800। ठीक है, अगर P ने गुड्स बेची हैं, P ने, तो इस 800 को कहां कहां से लेस? स्टॉक में से लेस। क्यों? क्योंकि ग्रुप में वो नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर, तो ग्रुप का एक एसेट ओवरस्टेटेड है। और रिटेन अर्निंग से क्यों लेस? क्योंकि सेलर ने इसको अपना प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो P वाले कॉलम से लेस और स्टॉक में से लेस। और अगर S ने बेचा है तो S वाले कॉलम से लेस और स्टॉक में से लेस। अच्छा, अब थोड़ी सी जरा गहरी बात है, जान के सुनिएगा। चाहे P ने बेचा हो चाहे S ने बेचा हो, पूरा का पूरा 800 दोनों जगह से माइनस, यानी स्टॉक में से भी और इक्विटी में से भी।
पी ने बेचा है तो पूरा 800 क्यों माइनस? क्योंकि पी के पूरे प्रॉफिट्स इधर है और स्टॉक पूरा का पूरा इधर है, तो स्टॉक में से माइनस और पी के प्रॉफिट्स में से माइनस। लेकिन अगर एस ने बेचा है तो फिर भी पूरा 800 क्यों माइनस करें? पेरेंट ने तो सिर्फ 80% शेयर खरीदे, फिर पूरा 800 क्यों यहां से माइनस? क्योंकि चाहे एस है फिर भी एस के पूरे प्रॉफिट्स इक्विटी साइड पे मौजूद हैं। 80% इसके अंदर छुपके और 20% एनसीआई में छुपके। एस के पूरे प्रॉफिट्स ग्रुप बैलेंस शीट में मौजूद हैं। पी के पूरे प्रॉफिट्स तो रिटेन अर्निंग के अंदर हैं। एस के भी पूरे प्रॉफिट्स 80% रिटेन अर्निंग में छुपे हुए हैं और 20% एनसीआई। मतलब चाहे पी ने बेचा हो चाहे एस ने बेचा हो। अच्छा, पहले मैं आपको जब ये एडजस्टमेंट पढ़ा रहा था ना तो मेरा एम्फेसिस एसेट पे था, यानी मैं ये बात करता था कि एसेट जिस पे प्रॉफिट कमाया था वो एसेट अभी भी बैलेंस शीट में शामिल है, उसमें प्रॉफिट लोडेड है, इसलिए वहां से भी लेस और इक्विटी से भी लेस। यानी पहले मैं एम्फेसाइज कर रहा था एसेट पे, आज मैं वही बात कर रहा हूं लेकिन अब मैं इक्विटी पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। पूरा 800 चाहे पी ने बेचा हो चाहे एस ने बेचा, पूरा 800 क्यों हम लेस कर रहे हैं? क्योंकि चाहे पी ने बेचा है तो पी के पूरे प्रॉफिट्स इक्विटी साइड पे आ रहे हैं और एस ने बेचा हो तो भी एस के पूरे प्रॉफिट्स इक्विटी साइड पे आ रहे हैं। कैसे? 80% रिटेन अर्निंग के नाम से और बाकी 20% इसके अंदर छुपे हैं। तो पी हो चाहे एस हो, उनके पूरे प्रॉफिट्स इक्विटी के अंदर हैं, इसलिए पूरा 800 यहां से माइनस होगा। ठीक है। लेकिन अगर ए ने पी को बेचा, ए ने पी को बेचा है, फिगर्स यही है, 2000 रुपए प्रॉफिट कमाया था और पी के स्टॉक में 40% पड़ा हुआ है, तो जो अब तक सीखा था यूआरपी कितना? 800। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ग्रुप बैलेंस शीट में इक्विटी साइड पे पूरा 800 आ रहा है या सिर्फ 25% आ रहा है? क्यों? क्योंकि हम इक्विटी के अंदर एसोसिएट का ले ही सिर्फ 25 रहे हैं, तो इसके अंदर तो 800 है लेकिन इस कॉलम में पूरा 800 नहीं आ पा रहा। एस में मसला क्यों नहीं आया था? क्योंकि एस का 80% इधर आ गया था, 20% एनसीआई में चला गया था, यानी ग्रुप एसओएफपी में इस साइड पे 800 पूरा मौजूद था। पी सेलर था तो इसके अंदर पूरा 800 मौजूद था, एस सेलर था तो इन दोनों के अंदर मिला के, मैं को बहुत मुश्किल बात कर रहा हूं, समझ आ रही है? लेकिन अगर एसोसिएट सेलर है तो इक्विटी साइड के ऊपर पूरा 800 आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने एसोसिएट के सारे प्रॉफिट्स यहां शामिल नहीं किए, सिर्फ उनका 25% शामिल किया है, तो इसलिए 800 का भी 25% ही यहां आ सका है। तो जब ग्रुप एसओएफपी की इक्विटी साइड पे 800 आ ही नहीं रहा तो फिर माइनस भी हम 800 नहीं कर सकेंगे, हम माइनस भी सिर्फ 200 ही कर सकेंगे। और चूंकि यहां से सिर्फ 200 माइनस कर सकेंगे इसलिए मजबूरन स्टॉक में से भी 200 ही माइनस कर सकेंगे। यूआरपी को हम स्टॉक में से भी तो माइनस करते हैं ना, तो हम स्टॉक में से पी और एस पूरा 800 इसलिए माइनस कर देते बेफिक्र होके क्योंकि हम इक्विटी से पूरा 800 माइनस कर रहे होते। अब जब हम इक्विटी से पूरा 800 माइनस कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं माइनस कर सकते? क्योंकि आया ही 200 है, 200 क्या 800 का 25%, तो इसलिए हमें करंट एसेट्स में से भी मजबूरन सिर्फ 200 ही माइनस करना है। करंट एसेट्स में आई क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि ए ने पी को बेचा है और पी का स्टॉक यहां आ रहा है, वैसे उसमें 800 शामिल है लेकिन चूंकि हम यहां से 800 माइनस नहीं कर पा रहे इसलिए वहां से भी हम सिर्फ 200 ही माइनस कर सकेंगे। तो गुड्स का यूआरपी अगर ए ने बेचा है, यूआरपी वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं, लेकिन ट्रीट करते हुए पूरा 800 नहीं 200 ट्रीट करेंगे, यहां से लेस और स्टॉक में से लेस, पी वाले कॉलम से लेस और स्टॉक में से लेस। अच्छा, कोई साइंसदान अभी अगर मेरी बात आपको ओवर लगे तो छोड़ देना, कोई हो सकता है आप में से साइंसदान ये कहे कि फिर हम क्यों ना इसमें से पूरा 800 माइनस कर लें, इस कॉलम में से इफेक्टिवली 200 आ ही जाएगा। अगर मैं इस कॉलम के अंदर ही 800 माइनस कर दूं, मकसद तो ए के प्रॉफिट्स को कम करना है ना, तो अगर मैं इस कॉलम के अंदर 800 माइनस कर दूं तो वो इस फिल्टर होके 200 नहीं आ जाएगा? या नहीं समझ आई बात? तो फिर 800 माइनस करने में क्या हर्ज है? क्योंकि आप यहां 800 माइनस करेंगे और स्टॉक में से भी फिर गलती से 800 ही माइनस कर जाएंगे, इसलिए आप इस गलती से बचने के लिए 200 को ही इधर से माइनस करें और स्टॉक से माइनस करें। तो अगर ए ने गुड्स बेची हैं तो जैसे यूआरपी निकालते हैं वैसे ही निकालने के बाद ए का हिस्सा लगाना नहीं भूलना, यानी 25%। अब जो आंसर आएगा उस आंसर को रिटेन अर्निंग में से लेस और स्टॉक में से लेस, यही खड़े खड़े दूसरी एडजस्टमेंट। अगर गुड्स नहीं पीपी बेचा है तो सेम 200 यहां से लेस और करंट एसेट्स की बजाय पीपी में से लेस। लेकिन यह है अगर ए ने बेचा हो तो, और अगर पी ने बेचा हो तो ए के स्टॉक में आ रहा होगा, ए के स्टॉक में आ रहा होगा लेकिन ग्रुप में थोड़ी आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए का स्टॉक तो कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे। तो अगर पी ने बेचा है तो फिर एडजस्टमेंट रहने दें? नहीं, बेशक ए का स्टॉक कंसोलिडेट नहीं हो रहा। अच्छा, ए ने जो बेचा वो बात समझ आई,
अगर पी ने बेचे वाली बात ना भी समझ आई ना तो करना ऐसे ही जैसे बता रहा हूं, अगर ना हजम हुआ तो कोई बात नहीं। इक्विटी मेथड क्या चीज है? हम एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट उस वैल्यू पे शो कर रहे हैं कि हमारा ए के नेट एसेट्स में इतना हक है, इक्विटी में या नेट एसेट्स में इतना हक है। नेट एसेट्स क्या होते हैं? इक्विटी। दूसरा रास्ता नेट एसेट्स का, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो हम कह रहे हैं कि हम एसोसिएट के नेट एसेट्स में हमारा हिस्सा यहां दिखा रहे हैं, नेट एसेट्स में हिस्सा मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज में हिस्सा। तो एसोसिएट के एसेट्स में वो स्टॉक आ रहा होगा, ज्यादा अमाउंट पे आ रहा होगा, तो फिर हमारा ये फिगर भी फिर ज्यादा ही बन रहा है। तो अगर हम ए के स्टॉक में से वहां माइनस करके नहीं दिखा पा रहे तो कोई बात नहीं, यहां से माइनस करके दिखा देते हैं। ए का स्टॉक अलग से कंसोलिडेट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ए के नेट एसेट्स में तो हिस्सा दिखा रहे हैं। तो नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो हम फिर ए के स्टॉक को वहां नहीं ले रहे तो वहां से नहीं सही माइनस यहां से कर देते हैं। तो अब फाइनल रट्टा, चाहे ए ने पी को बेचा हो चाहे पी ने ए को बेचा हो, जैसे यूआरपी निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन उसके बाद उस पर 25% लगाना नहीं भूलना। 200 रुपए अगर ए ने बेचा है तो 200 यहां से लेस और स्टॉक से लेस, और अगर पी ने बेचा है तो 200 फिर भी यहां से लेस और स्टॉक की बजाय यहां से लेस। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 भी बता दी और 6 भी बता दी। एडजस्टमेंट 4 और 6 दोनों बता दी। हाँ जी, एडजस्टमेंट 4 और 6। अच्छा, अब ना ये सारा कुछ जो बताया सिर्फ फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए, क्योंकि एडजस्टमेंट्स थोड़ी है ना, तो इसलिए मैं फोटोग्राफिक मेमोरी बनाना चाह रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें एक शेडेड लाइनें करके, आप देखिए चैप्टर में पेज 29 और 30, पेज 29 और 30। 29 पे देखे मैंने एसओएफपी के फेस पे ये 3 लाइनें शेड की हुई हैं। पीपी से माइनस किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट अलग से दिखाया हुआ है, और यूआरपी स्टॉक में से माइनस किया हुआ है। और अगले पेज पे मैंने इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, मैं बेशक आपको एक कॉलम में बता रहा होता हूँ, ऐसे सवालों में ऐसे ही करिएगा, लेकिन यहाँ पर जगह मैनेज करने के लिए ना मैंने किया कि पी वाला डब्बा अलग बनाया, एस का अलग बनाया, ए का अलग बनाया। तो वो मैंने ए के देखे शेडेड करके पेज 30 के ऊपर, ये रिटेन अर्निंग में जो किया है, अदर रिजर्व में जो किया है, और इन्वेस्टमेंट में ये मैंने करके दिखाया।
अदर जबरदस्ती सिर्फ रिटर्निंग का करके दिखाया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट में जितनी लाइनें सिखाई हैं सब यहाँ लिख के दिखा दी कि अगर आप याद कर लेंगे तो मेमोरी में एक पिक्चर छप जाएगी। अच्छा, इस पेज के आखिर में लिखा हुआ एक डब्बा एसोसिएट और सब्सिडरी, ये पढ़ के देख लें, उम्मीद है समझ आ जाएगा। अभी तक मैं आपको पी का एसोसिएट बता रहा था, ऐसा भी हो सकता है पी ने नहीं एस ने 25% इन्वेस्ट किया, ये भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे? सब कुछ ऐसे ही करेंगे, बस ये जो इस पे 25% लगा के मैं यहां लिख रहा था वो यहां लिख लूंगा, इस पे 25 लगा के जो यहां लिख रहा था वो यहां लिख लूंगा, बस ये फर्क पड़ेगा। बाकी सब ये इन्वेस्टमेंट ने सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सिर्फ जो 25% लगा के मैं इस कॉलम में ला रहा था वो इस कॉलम में ले आऊंगा। ये मैंने आखिरी डब्बे में लिखा हुआ। दो एसोसिएट्स आ सकती हैं, 2 एसोसिएट भी आ सकते हैं। हाँ जी, एसोसिएट एसएफपी, ओके। अच्छा, मैं आज तकरीबन जब आया हूँ तो सिर्फ एक आया हुआ था स्टूडेंट है। चलें, अगर 5:45 शुरू कर लें तो 6:30 कर लें। ठीक है जी, 6:45 कर लें। एसओसीआई आसान सा है, इससे ज़्यादा आसान है वो बता के, तो कल मैं ना फिर आपको जॉइंट ऑपरेशंस और फिर हम लोग सीफएफ के पास पे हाथ डाल सकेंगे। सही है, चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।